हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने एक संरचना देखी होगी बर्तन की, जो कुछ इस तरह से होती है और ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। इसमें हम लोग कुछ सामान रख लेते हैं और सामान्यतः ये चीनी मिट्टी या कुछ उस तरह के बर्तन के रूप में बनाई जाती है, जिसमें आमतौर पर हमारी दादी माँ उसमें मुरब्बा रखा करती थी। आपको याद होगा, इसे हम जार कहते थे, जार या कंटेनर, कुछ उस तरह से। तो हाल ही में एक खोज हुई है जिसमें जो कंटेनरों का साइज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे। तो ये जो कंटेनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए थे और जिसे मेगालिथिक या महापाषाण कहा जाता है। आज के टॉपिक में हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वह है असम में मिले महापाषाण जारों का दक्षिण पूर्व एशिया से क्या है संबंध। तो टॉपिक से पता चलता है कि ये जो जार हैं, जो मर्तबान है या बर्तन है इतने बड़े स्तर पर बनाए हुए, तो इनका संबंध असम से है, यानी असम में इनको खोजा गया है। असम में खोजे जाने के बाद एक जो संबंध इनका बनता है दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के साथ, उस पर भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे। तो जो टॉपिक के आधार पर डिस्कशन होंगे उसमें भी न्यूज को देखेंगे। ये जो जार हैं महापाषाण या मेगालिथिक जिसे कहा गया है, जार हैं, इनका इतिहास क्या रहा है, विश्व में और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। एक संकल्पना है कार्बन डेटिंग की, तो उसके आधार पर कैसे इनकी आयु का ज्ञान हम लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी संरचनाएं हैं या फिर कब बनाई गई होंगी, और ये जो पूरी संरचना है इसका क्या महत्व है हमारे लिए। और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, बीच में एक प्रीलिम्स का प्रश्न भी देखेंगे। तो चूंकि ये पूरा टॉपिक हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है इसको भी समझेंगे। यह विषय जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मेंस के लेवल पर भारतीय विरासत एवं संस्कृति खंड से जुड़ता है। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य अगर किसी और परीक्षा में पूछ लिए जाएं तो हम उसे कैसे डील करेंगे ये भी समझेंगे। न्यूज आई है, जायंट मिस्टीरियस मेगालिथिक जार्स वर अनअर्थेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो उत्तर पूर्व भारत के अंतर्गत इनको खोजा गया है या फिर जमीन से निकाला गया है। तो असम के दीमा हसाओ जिले में कई मेगालिथिक पत्थर के जारों की खोज हुई है और पता चला है कि वहां पर कई सारे काफी ज्यादा पुराने सालों से मौजूद वे पत्थर के जार वहां पर दफन थे, जमीन के नीचे गड़े हुए थे। हालांकि कई की स्थितियां अच्छी हैं, कुछ की स्थितियां अच्छी नहीं है, काफी लंबा वर्ष हो चुका है। भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंध की बात भी कही गई है, क्योंकि ऐसी संरचनाएं जो असम के अंतर्गत अभी निकली हैं, एक महापाषाण की जो बड़े बड़े बर्तन या जार जैसी संरचना है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं उनके अंतर्गत भी देखने को मिली थी। अभी हम उनका नाम लेंगे। असम में जो मेगालिथिक जार साइटें हैं, अब उनकी कुल संख्या इस खोज के बाद 11 बताई गई है, यानी पहले भी कुछ ऐसी खोज हुई थी, इतिहास अभी जानेंगे। तो दीमा हसाओ की बात आती है तो ये मैप असम का मैप है और दीमा हसाओ यहाँ पर मौजूद है। दीमा हसाओ की अगर हम सीमा देखें तो मेघालय से, यहाँ नागालैंड से और यहाँ मणिपुर से लगती है। इस आधार पर कुछ और बातें भी कही गई हैं कि मेघालय या फिर मणिपुर में भी अभी कुछ और खोज की जानी बाकी है, जिसके तहत कुछ और साइटें भी ऐसी मिल सकती हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। चूंकि महापाषाण जार हैं या मेगालिथिक जार हैं, तो महापाषाण क्या होता है। देखिए, महापाषाण की जो संरचना है अपने आप में बहुत बड़े बड़े पत्थरों के अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर्स के निर्माण प्रागैतिहासिक काल के समय से किए गए हैं, हमें दिखाई भी देते हैं। यूरोप के अंतर्गत अपने आप में कई सारी संरचनाएं इस तरह की मौजूद हैं, चाहे वो रोम में हो या फिर यूरोप के अन्य कई देशों में। तो पत्थर की एक संरचना, यानी एक पत्थर को लेकर के या फिर कई सारे पत्थरों को जोड़ करके भी इस तरह की संरचनाएं बनाई जाती हैं। आपने इसके पहले सुना होगा कि महापाषाण जो शवदाह ग्रह बनाया गया था, वो कुछ इस तरह की संरचना थी, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के अंतर्गत शव को दफन करने के बाद उसके चारों तरफ से एक आवरण बना दिया जाता था। तो भारत के संदर्भ में देखें तो हमें लौह युग के दौरान, यानी आयरन एज के दौरान, इस तरह की संरचनाएं कई सारी दिखाई देती हैं, लगभग 1500 से 500 बीसी के आसपास। तो हालांकि कुछ संरचनाएं इसके पहले की भी हो सकती हैं, कुछ इसके बाद की भी हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो आयरन एज माना जाता है इस दौर में ही ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। अब बात करें मेगालिथिक जार के बारे में, यानी महापाषाण जार, तो बहुत बड़े बड़े से बर्तन हैं। ये कुछ असम में मौजूद जो संरचनाएं हैं उनका यहाँ पर इमेज लिया गया है, और ये कुछ अन्य देशों में मौजूद संरचनाएं हैं। तो देख सकते हैं आप इन्हें कि कुछ बर्तन नुमा संरचना है जिसके ऊपर, जिसका अंदर का भाग खाली, उसमें कुछ रख भी सकते हैं।
ये कुछ में ढक्कन लगाए गए हैं, कुछ में ढक्कन नहीं लगाए गए हैं। कुछ जो संरचनाएं हैं उसमें कलाकृतियां बनाई गई हैं, यानी उन्हें तराशा गया है, नक्काशी सी की गई है। तो जब शोध की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ यूनिवर्सिटीज के मुताबिक, तो उन्होंने पाया कि जो इनकी संरचना है वो 1 से 3 मीटर तक लंबी है और ये अलग अलग 3 डिफरेंट साइज या शेप में मौजूद हैं। पहले कुछ शंक्वाकार हैं, कुछ बल्बनुमा जिनका शीर्ष है ऊपर से, इस तरह की कुछ आकृति हो सकती है। कुछ डमरूनुमा हैं, ऐसे भी मौजूद हैं। कुछ बेलनाकार हैं। तो 3 तरह का प्रमुख रूप से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है कि 3 तरह की संरचनाएं मिली हुई हैं। ठीक, अब इसके इतिहास को जानते हैं। इतिहास यानी कब से इस संरचना के बारे में हमें भारत के अंतर्गत पता चलता है। तो असम के जो जार हैं उनको पहली बार 1929 में ब्रिटिशर्स ने खोजा था और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत 2 उनके सिविल सेवक थे। एक का नाम था जेम्स फिलिप मिल्स और दूसरे थे जॉन हेनरी हटन। तो इन दोनों ने इस तरह की संरचनाओं का पता लगाया था और बताया था कि ऐसी कुछ अवसंरचनाएं मौजूद हैं, बनी हुई हैं। तो दीमा हसाओ में 6 साइटों की खोज की थी, जिसके एक लंबे समय के बाद 2014 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी पुनः खोज की शुरुआत की थी। जो विश्वविद्यालय, इसमें ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ शोधार्थी भी शामिल थे। तो लगभग पता चला कि 2014 के बाद 2016 में और फिर जाकर के 2020 में कुछ प्रमुख अवसंरचनाएं मिल पाई। तो ऐसा बताया गया है कि लगभग 200 ईसा पूर्व या और भी पुरानी हो सकती हैं। हालांकि अभी इनकी कार्बन डेटिंग किया जाना बाकी है और इसके अलावा ये भी अभी प्रमुख रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये जो अवसंरचनाएं हैं ये किस सभ्यता ने बनवाई थी, किस वंश के दौरान बनाई गई थी, या फिर उनका संबंध हमारे बाकी जो मौजूद जनजातियां हैं उनसे किस तरह से है। तो कई सारी अवसंरचनाएं वहां पर बिखरी पड़ी हुई है। अब बात करें कि विश्व में कहां कहां ऐसी संरचनाएं हैं जिससे जोड़ करके हम देख सकते हैं। तो पहला है लाओस। तो लाओस के अंतर्गत प्लेन्स ऑफ जार नामक एक एरिया है पूरा, जहां बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो लाओस के अंतर्गत जो संरचना है उसकी एक और खासियत ये भी है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी शामिल किया गया है और अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर टूरिज्म वगैरह का डेवलपमेंट भी हुआ है, लोग देखने जाते हैं। दूसरा है इंडोनेशिया। ये वाली कुछ संरचनाएं इंडोनेशिया से दिखाई गई हैं और इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसी ही अवसंरचनाएं पाई गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इंडोनेशिया में भी मौजूद है, लाओस में भी मौजूद है, हो सकता है कुछ अन्य जगहों पर भी हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में जो संरचनाएं मिली हैं उनका संबंध डायरेक्टली इन जगहों से है। यानी एक समय काल या समय खंड ऐसा रहा होगा जब किसी एक बड़ी संस्कृति ने इस पूरे क्षेत्र को एक साथ एक तरह से वहां पर शासन किया होगा, क्योंकि भारत के किसी और क्षेत्र में या एरियाज में अभी तक ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की संरचना वहां पर मौजूद हो। तो ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो जुड़ता है दक्षिण पूर्व एशियाई अन्य देशों के साथ, जिसके बारे में हमें अभी और जानकारी जुटानी बाकी है। अब बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, क्योंकि अभी कार्बन डेटिंग या कुछ अन्य प्रक्रियाओं के जरिए ये पता लगाने का प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं, विशेषज्ञ कर रहे हैं कि जो अवसंरचना है वास्तव में किस समय कालखंड की है या फिर कौन कौन से लोगों से, कौन कौन सी सभ्यता से हम उसे जोड़ करके देख सकते हैं। कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया आती है उसमें प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार होता है कार्बन 14 यानी C14। कार्बन के वैसे 3 आइसोटोप माने जाते हैं, पहला है C12, C13 और C14। तो C12 जो कॉमन कार्बन हम लोग अपने चारों तरफ पर्यावरण में सब जगह पर देखते हैं तो वो वाला है। C13 बहुत रेयर माना जाता है और C14 यानी C14 एक तरह से रेडियो कार्बन के रूप में देखते हैं। तो कोई भी जीव या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लगातार अपने जीवन काल में कार्बन को अवशोषित करता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद कार्बन के क्षरण के दौरान, कार्बन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो कार्बन जो उसके शरीर में संचित होता है तो वो वायुमंडल से कुछ अन्य तरह की क्रियाएं करके जो उसका कार्बन उसमें मौजूद है C14 उसका क्षरण करने लगता है। इसी के आधार पर एक प्रक्रिया को अपनाया गया है और कार्बन के क्षरण के आधार पर यह पता कर लिया जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म की जो आयु है वो कितनी थी, यानी उसकी मृत्यु के बाद लगभग कितना समय बीत चुका है कि वो और उसकी मृत्यु उसके बीच में कितना क्षरण हुआ है उससे पता चल जाता है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं समय काल, यानी 5730 साल, लगभग 50% और कार्बन 14 बचता है। अगर लगभग 11.5 साल के आसपास हो जाता है तो 25% के आसपास बचता है।
17,000 साल के आसपास होता है तो 12.5%, यानी ऐसा अनुमान है मोटा मोटा कि पूरी प्रक्रियाओं के तहत लगभग 50,000 वर्षों के अंतर्गत कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से किसी भी जीव की आयु का पता निश्चित तौर पर लगाया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है इसकी बात अगर थोड़ा सा और करें, कार्बन डेटिंग का जो तोहफा है वो विश्व को किसने दिया, तो विलार्ड एफ लिबी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1949 के आसपास इसकी खोज की थी, जिसके लिए 1960 में उनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये उनकी तस्वीर है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक सवाल की जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है और आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल बनाया हुआ है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्लेन ऑफ जार का संबंध किस देश से है। तो अगर पूछा जाए कि प्लेन ऑफ जार किस देश से संबंधित है, ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, सऊदी अरब या फिर ईरान। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसका जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं इसके महत्व की। ये जो खोज हुई है इसका क्या महत्व है, क्या इससे हम जानकारी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की जो अवसंरचनाएं मिली हैं तो ये हमारी प्राचीन विरासत को दर्शाती हैं जो भारत के अंतर्गत पहले कभी मौजूद रही होंगी, और इनका लिंक है लाओस और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले जो पत्थर के जार वहां भी मिले हैं उसके साथ। ठीक, इसके अलावा एक और जो संबंध है वो प्रतीकात्मक और रूपात्मक यानी टाइपोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल समानता दर्शाता है देशों में मौजूद, उन देशों में मौजूद जो संरचनाएं हैं। तो वही वाली बात आती है कि उस समय की जो व्यवस्था थी या फिर उस समय का जो शासन था वो हो सकता है कि भारत के अंतर्गत भी मौजूद रहा हो। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की लाओस एवं इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक समानता भी दर्शाई गई है। अब एक सवाल है कि जो जार है इनका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था। हालांकि इस बारे में अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं, कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है या शोधकर्ता जो है उन्होंने इस बात को भी पहले भी कहा है कि जो लाओस के अंतर्गत ऐसे अवशेष मिले थे या फिर ऐसे जार मिले थे उनका उपयोग प्रमुख रूप से ऐसा कहा गया था कि जो शवाधान की प्रक्रिया है शवों को रखने की, उसके तहत किया जाता था। यानी उसके अंतर्गत लोगों के शव रख दिए जाते थे। एक आध में कुछ निकले भी होंगे ऐसे नरकंकाल वगैरह, तो उससे ऐसी जानकारी मिलती है। एक मानव विज्ञानी थी उर्सुला ग्राहम बोवर, उन्होंने इसे अंत्येष्टि कलश कहा था। इसी जो संरचना है उसको भी उन्होंने भी इसी आधार पर इसको देखा होगा कि उसके अंतर्गत भी ऐसी ही कुछ संरचनाएं या शवदाह ग्रह टाइप का कुछ बनाया गया है। हालांकि अभी तक जो भी चीजें मिली हैं उसमें एक बात ये भी निकल करके आई है कि वो सभी खाली मिले हैं, यानी कि उसके अंतर्गत जो सामान रहा होगा यानी उसकी वास्तविक अवस्था में अभी उसको खोजा जाना बाकी है। तो शोधार्थी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो पूरा स्वरूप है, जो जिस तरह से उनको दफन किया गया था, उस आधार पर अगर वो प्राप्त होंगे तो इस बारे में निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि उसके अंदर क्या क्या सामग्री रखी गई थी, जिससे उस सभ्यता के बारे में और जानकारी मिल सकेगी या उस समय काल के दौरान क्या क्या किया जाता था। आवश्यकता क्यों है इस बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे जार जैसे दस्तावेज मिले हैं तो हमें इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि लाओस में इस चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और एक तरह से कल्चरल या फिर कल्चरल टूरिज्म को बहुत ज्यादा इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो भारत के अंतर्गत भी ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। यानी विरासत का संरक्षण वाला मामला यहाँ पर सीधे सीधे जुड़ता है और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को और ज्यादा समझने में हमें मदद मिलेगी, ताकि पूर्वोत्तर भारत वैसे भी अक्सर जो मेनलैंड इंडिया है जिसे हम मुख्य भूमि का भारत कहते हैं उससे अक्सर कटा कटा सा बना रहता है। तो हमारा ये फर्ज भी है कि हम उस दिशा में यानी उस एरिया के जो महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं उनको संरक्षित करें और उस दिशा में शोध भी करें, ताकि जो पूरी समानता है वो हमें एक तरह से पता चल सके, उनके भी क्षेत्रों की विशेषताएं सामने आ सके। सवाल क्या बन सकता है? पहला सवाल लिया गया है 2018 का एक प्रश्न है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत पूछा गया था। सवाल कुछ कुछ मिलता जुलता है, इसी तरह का डील करने का प्रयास करेंगे। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में लिखना था। अगला क्या है आज के टॉपिक से संबंधित? महापाषाण जार की संरचना जिसे हाल ही में असम के दीमा हसाव इलाके में खोजा गया था, पूर्वोत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संबंधों की साझी विरासत कही जा सकती है, चर्चा कीजिए। तो जो जार की संरचना खोजी गई है ऐसा स्टेटमेंट कहता है कि वो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत
जो लाओस या फिर इंडोनेशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उसके साथ साझी विरासत कही जा सकती है। तो बताना है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, या फिर जो आकृतियां मिली हैं वैसी ही आकृतियां वहां भी मिली थी, इस आधार पर ऐसी बात निकल करके सामने आती है। तो इस प्रश्न को लिखने का, फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।